ऋषभ के असिस्टेंट राज ने 10 टॉप ब्रांडेड के नए चाकू खरीदे। वो सभी गोल्ड और सिल्वर मेटल के बने हुए थे, जिन पर यूनिक डिजाइन बनी हुई थी। राज ने इन्हें खरीद कर ऋषभ के घर भेजा। ये सभी दुनिया के टॉप ब्रांड थे। ऋषभ ने इन 10 चाकू को एक एक करके जानवी के सामने रख दिया और उससे कहा, जानवी, जो चाकू उसने तुम्हें दिया था उसे अलग कर दो। ये देखो, मैंने अपने असिस्टेंट से कहकर तुम्हारे लिए टॉप ब्रांड के सबसे एक्सपेंसिव और यूनिक चाकू मंगाए हैं। जानवी अलग अलग तरह के 10 महंगे और सोने चांदी से जड़े चाकुओं को देखा तो वो शॉक्ड हो गई। बिना कोई इमोशन के उसने ऋषभ को देखा और कहा, ये सब क्या है ऋषभ, तुम पागल हो क्या? ऋषभ ने अपनी पलकें उठाई और उसकी आंखों में देखकर कहा, जानवी, मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी पराये आदमी की दी हुई चीजों को यूज करो। जानवी को ऋषभ का उसके लिए फिक्रमंद होना, उसकी केयर करना पसंद था, लेकिन जब जब ऋषभ उसे लेकर ओवर पॉसेसिव हो जाता था तो जानवी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जानवी ने अंदर ही अंदर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए ऋषभ से कहा, ऋषभ, तुम्हें इस तरह इतनी सी बात के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर वर्मा ने मुझे ये सिल्वर प्लेटेड चाकू दिया क्योंकि मैंने उन्हें एक पेंटिंग दी थी, और मैंने उन्हें पेंटिंग इसलिए दी क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार बचाया था जब मैं भानगढ़ गई थी। ये तो याद होगा तुम्हें। और वो मेरी पेंटिंग ऐसे ही नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मिस्टर वर्मा ने मुझे पेंटिंग के बदले में वो सिल्वर प्लेटेड चाकू दे दी। ऋषभ चुप होकर जानवी की बात सुन रहा था। जानवी ने उसके सामने झुककर अपना हाथ उठाया और धीरे से उसकी ठोड़ी को छुआ और कहा, ऋषभ, तुम्हें इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो सभी लड़के मेरे ही पीछे पड़े रहेंगे, इसलिए प्लीज बार बार ऐसी अजीबोगरीब हरकतें मत किया करो ऋषभ। ऋषभ ने अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखें पानी की तरह ठंडी थी और उसने जानवी को देखा और मन ही मन सोचने लगा, मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। लड़के उसको देखते हैं, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और वो कह रही है कि वो कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है। ये देख करके ऋषभ को उस पर विश्वास नहीं हुआ। जानवी तुरंत उठी और उसने ऋषभ को अपनी पेंटिंग्स दिखाते हुए कहा, ये देखो ऋषभ, इन एंशिएंट पेंटिंग्स को रिन्यू करने की क्वालिटी के अलावा मेरे पास वाकई में और खास कुछ भी नहीं है। याद है तुम्हें? तुमने खुद ही अपने दोस्त प्रणव से क्या कहा था, मेरी वाइफ थोड़ी सीधी है, उसे लोगों के इरादे, क्लेवरनेस समझ में नहीं आते। तो ऋषभ, जो बात तुम खुद उसे समझा रहे थे वो बात खुद ही नहीं समझते। जिन्हें मैं अच्छे से नहीं जानती, मैं खुद ही उन लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। जानवी की बात सुनकर ऋषभ ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके बालों को छूमा और धीरे से उससे कहा, सॉरी जानवी, ठीक है, मैं उस चाकू को नहीं फेंकूंगा। मैं तुम्हारे लिए इन 10 में से उसे बदल दूंगा। क्या आप ठीक है? ये देखकर कि ऋषभ अभी भी उस चाकू को उससे दूर करने के लिए मना रहा था, जानवी अपने पति पत्नी के रिश्ते में मन मुटाव नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने समझौता किया और ऋषभ से बस इतना ही कहा, ठीक है ऋषभ। अगली सुबह जल्दी ऋषभ ने किसी को सिल्वर प्लेटेड चाकू वर्मा ऑक्शन हाउस भेजने के लिए भेजा। मिस्टर वर्मा यानी मिस्टर राहुल जैसे ही ऑफिस आया और उसने अपनी केबिन जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, तभी उसकी नजर रिसेप्शन की डेस्क पर रखे सिल्वर प्लेटेड चाकू पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में हैरानी झलकने लगी। वो रिसेप्शन डेस्क के पास गया, उसने चाकू उठाया और थोड़ी देर तक उसे एकटक देखता रहा। चाकू पर उंगलियों का पैटर्न दिख रहा था और उसमें से जानवी की हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आ रही थी, इसलिए उसका मन इसे रखने से हिचकिचा रहा था। उसके दिल में तब एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जानवी को नाक की चोट से रिकवर होने में 1 दिन लगा, इसलिए उसने 1 दिन की छुट्टी ली। अगले दिन जानवी चित्रकला केंद्र गई। प्रोफेसर बालकृष्ण ने उसे बेसिक स्किल्स सिखाए कि एंशिएंट अर्थवेयर पॉट्स को कैसे क्लीन किया जाता है। जानवी का यह आर्ट गॉड गिफ्टेड था, इसीलिए वो इसे बहुत इंटरेस्ट के साथ सीख रही थी। कब सुबह से दोपहर हो गई उसे पता ही नहीं चला। दोपहर के वक्त प्रोफेसर बालकृष्ण ने जानवी से कहा, जानवी बेटा, चलो आज मैं तुम्हें अपने एक सबसे पुराने और खास दोस्त से मिलवाने लेकर चलता हूँ। तुम्हें उससे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज्यादा दूर नहीं, बस यही हमारी बगल वाली स्टोर। जानवी ने प्रोफेसर को ना कहने की हिम्मत नहीं की
और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। स्टोर पर पहुंचते ही प्रोफेसर बालकृष्ण ने दरवाजे से अंदर जाते हुए थोड़ी ऊंची आवाज चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ जीवनलाल, जल्दी से नीचे आ, देख मैं तुझसे मिलाने के लिए किसे लेकर आया हूँ। जीवनलाल प्रोफेसर बालकृष्ण के बचपन के दोस्त थे, जिनकी भी अपनी एक एंटीक एंशिएंट स्टोर थी। प्रोफेसर बालकृष्ण भले ही 75 प्लस थे, पर उनकी आवाज में अभी भी एक 18 साल के लड़के की आवाज के बराबर जोश था। हलचल सुनकर प्रोफेसर जीवनलाल ऊपर के रूम से बाहर आए। रेलिंग से झुकते हुए उन्होंने प्रोफेसर बालकृष्ण से थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, अरे भाई चिल्लाता क्यों है, रुक आ रहा हूँ। इससे कितनी बार कहा है मुझे जीवनलाल नहीं बस जीवन ही कहा कर, पर ये नहीं सुधरेगा। पता नहीं अब किसके सामने मुझे बूढ़ा बताने पे तुला है। ये बड़बड़ाते हुए वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये कभी नहीं सुधरेगा। 80 की उम्र में भी खुद को 18 साल का नौजवान समझता है। बालकृष्ण ने मुस्कुराते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। जानवी ने उन्हें करीब से देखा तो प्रोफेसर जीवनलाल की उम्र लगभग प्रोफेसर बालकृष्ण के बराबर ही थी। चेहरे पर झुर्रियां, चांदी जैसे सफेद बाल, छोटी छोटी चमकीली आंखों पर एक बहुत पुराना चश्मा लगाए। उन्होंने ढीले ढाले कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। जैसे ही वो नीचे आए, प्रोफेसर बालकृष्ण ने जानवी को उनके सामने करते हुए कहा, जीवनलाल इससे मिल, ये जानवी है, मेरी नई और सबसे अच्छी शिष्या। गिरीश सिन्हा याद है तुझे? ये अपने उसी गिरीश की ही पोती है। ये बच्ची अपने दादा की तरह ही एंटीक एंशिएंट पेंटिंग्स को रिन्यू करने में माहिर है। जानवी ने उन्हें धीमी आवाज में ये कहते हुए याद दिलाया, प्रोफेसर मैं इस साल 24 साल की होने वाली हूँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ सर। प्रोफेसर बालकृष्ण ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और जानवी से कहा, बेटा मेरी नजरों में तुम अभी एक बच्ची ही हो और हमेशा एक छोटी प्यारी बच्ची ही रहोगी। प्रोफेसर जीवनलाल ने जानवी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, उसकी ठोड़ी को छुआ और कहा, काफी हद तक तुम जानकी बिटिया की तरह दिखती हो। तुम्हारी उम्र में वो भी तुम्हारी तरह ही दिखती थी। जानकी प्रोफेसर बालकृष्ण की बड़ी बेटी थी। जानकी, ये नाम सुनकर प्रोफेसर बालकृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वो थोड़ा उदास हो गए। उन्होंने आह भरी और कहा, अगर वो आज सही होती तो आज हमारे जैसे एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती। किसने कहा कि वो नॉर्मल नहीं है? प्रोफेसर जीवनलाल ने आह भरते हुए बालकृष्ण से कहा, आखिर क्या हुआ था जानकी के साथ और कहाँ थी इन दिनों जानकी? बालकृष्ण ने जानवी की ओर देखा और नम आंखों के साथ धीमी आवाज में कहा, अगर जानकी ने अपने बच्ची को जन्म देते समय उसे खोया न होता तो उसकी बेटी आज लगभग जानवी की बराबर उम्र की ही होती। पर अफसोस। ये सुनकर जीवनलाल की आंखें भी आंसुओं से भीग गईं और अचानक माहौल गमगीन हो गया। दोनों बूढ़े आदमी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी झुकी हुई पलकें अतीत की गहराई में डूबी हुई थी और उनकी खामोशी ने पूरे माहौल को उदास कर दिया था। तभी एक स्टोर बॉय ट्रे में चाय लेकर आया। जानवी ने उसे इशारा करते हुए चाय को टेबल पर रखने के लिए कहा। जानवी ने 2 चाय के कप उठाए, प्रोफेसर बालकृष्ण और प्रोफेसर जीवनलाल को देते हुए धीरे से उनसे कहा, सर प्लीज लीजिए। बालकृष्ण ने भावुक आंखों से उसकी ओर देखा और उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए उसने जीवनलाल से कहा, जीवन तुझे पता है ये बच्ची सिर्फ मेरी स्टूडेंट नहीं है, पिछले 2 दिनों में ही इससे इतना लगाव हो गया है जैसे ये मेरी अपनी पोती हो। और पेंटिंग्स के मामले में तो ये इनक्रेडिबल है। और तो और ये पोर्सिलेन एंटिक पीसेस को भी पहचान सकती है। मुझ पर यकीन नहीं तो खुद आजमा कर देख लो। प्रोफेसर बालकृष्ण का जानवी को यहाँ लाने का मेन पर्पस ही यही था। प्रोफेसर जीवन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने लड़कों से कुछ पुरानी एंटीक चीजें लाने के लिए कहा। उनमें से कुछ ओरिजिनल एंशिएंट चीजें थी, साथ ही कुछ मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट द्वारा कॉपी की गई नकली एंशिएंट पीसेस थे। स्टोर में मौजूद लोगों में से हर एक के पास एक एंटीक्स थे और वो जानवी के सामने एक लाइन में खड़े थे। पहले आदमी ने जानवी से कहा, मैंने एक ड्रैगन पैटर्न की बोतल ली है, जरा देख लीजिए।
जानवी ने उस बॉटल पर बनी ड्रैगन की ओर इशारा किया और कहा, इस ड्रैगन के पंख बहुत एफिशिएंसी से नहीं बनाए गए और उसके पंजे की ड्राइंग में भी सफाई से काम नहीं किया गया है। ये एंशिएंट पीस नहीं हो सकता, ये मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट का नमूना है। प्रोफेसर बालकृष्ण ने थोड़ा प्राउडी होकर अपनी दाढ़ी को छुआ और प्रोफेसर जीवनलाल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब बताओ कैसी लगी मेरी स्टूडेंट? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, प्रोफेसर जीवनलाल ने बालकृष्ण से कहा। प्रोफेसर जीवनलाल ने जानवी की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगे, इतनी कम उम्र की छोटी लड़की इस काम में इतनी माहिर और एक्सपर्ट नहीं हो सकती। ये बालकृष्ण इस पर कुछ ज्यादा ही घमंड कर रहा है। जानवी ने दूसरे आदमी के हाथ से एक नील कमल के फूल का कटोरा लिया, बस उस पर एक नजर ही डाली और उसे देखते ही तुरंत ही उसने कहा, ये कटोरा पूर्वी राजवंश की शैली है और ये बलुआ पत्थर का बना हुआ है, लेकिन छूने से ये पत्थर असली समझ नहीं आता। इसका मतलब ये भी नकली ही है। ये सब देखकर प्रोफेसर बालकृष्ण का सीना गर्व से चौड़ा होता जा रहा था। जीवनलाल ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए बालकृष्ण से थोड़ा रूडली होकर कहा, ओह बुड्ढे, तू क्यों इतना फूल रहा है? इसमें तेरा नहीं बल्कि गिरीश का योगदान है। बालकृष्ण से ये कहते हुए जीवनलाल की आवाज में थोड़ा अपमान झलक रहा था। प्रोफेसर बालकृष्ण ने उन्हें इतना उकसा दिया था कि वो थोड़ा रूड हो गए। बालकृष्ण ने टेबल पर हाथ फेरते हुए जीवनलाल से कहा, मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी जानवी अब मेरी स्टूडेंट है और मुझे इस तरह के एक एक्सीलेंट स्टूडेंट पर बहुत गर्व है। जानवी उन दोनों की इस तरह नोकझोंक देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। हंसते हुए जानवी की नजर जैसे ही प्रोफेसर जीवनलाल पर पड़ी, वो हंसते हंसते एकदम से चुप हो गई और जल्दी से तीसरे आदमी के पास गई। उसके हाथ में एक संदूक था। जानवी ने उसे लिया और कुछ देर तक गौर से उसे देखती रही। जानवी को इतना टाइम लेते हुए देखकर प्रोफेसर जीवनलाल ने तिरछी मुस्कान के साथ प्रोफेसर बालकृष्ण की तरफ देखा और वो उनसे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी जानवी की आवाज आई। ये संदूक लगभग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का लगता है, मतलब लगभग 3500 साल पुराना। ये कांसे से बना है और इसमें चमड़े के 15 टुकड़े एक साथ बांधे गए हैं। ये सुनकर प्रोफेसर जीवनलाल की आंखों का रूप बदल गया। अब उनके मन में जानवी के लिए ताने और डाउट नहीं था, बल्कि उनकी आंखें अचानक से चमक उठी। उन्होंने उसे एक थम्स अप दिया और कहा, एक्सीलेंट, इनक्रेडिबल, वाकई में ये बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है। उस लड़की माया से बहुत बहुत बेहतर। उस लड़की को तो सिर्फ बेकार में घूमना पसंद है, इस हफ्ते पेरिस में तो अगले हफ्ते लंदन। उसे जब भी एंशिएंट एंटिक्स रिस्टोरेशन सीखने के लिए कहा, वो हर बार सीखने से मना कर देती और कहती, ये सब बूढ़े लोगों का काम है, मेरा नहीं। अचानक से माया का नाम सुनकर जानवी के दिल की धड़कन रुक गई और चौंकते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, क्या प्रोफेसर जीवनलाल माया के दादाजी हैं? अगर सच में है तो माया को पता होता कि उसके दादा ने उसकी पीठ पीछे उसके बारे में ऐसा कहा है, तो वो अपने गुस्से से पूरे स्टोर को ही सिर पर उठा लेती। दरअसल में यहाँ जानवी को गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि माया जीवनलाल की नातिन नहीं थी। करीब 2 महीने बाद प्रोफेसर बालकृष्ण जानवी को लेकर प्रोफेसर जीवनलाल के घर गए। उन्होंने जानवी से ये कहा कि बस ऐसे ही मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन असलियत में वो जानवी को उसके टैलेंट का दिखावा करने के लिए लेकर गए थे। जानवी प्रोफेसर बालकृष्ण को अपना गुरु मानती थी। सीखने के अलावा जानवी समय समय पर अपने प्रोफेसर के साथ कई एंटीक स्टोर्स पर उनकी हेल्प करने जाती थी। जानवी अपने हाथ में रिस्टोर किए गए एक मल्टी कलर्ड फ्लावर वास को पकड़े हुए थी। धीरे धीरे कदमों के साथ प्रोफेसर बालकृष्ण के वो पीछे चल रही थी। वास्तव में वो प्रोफेसर के साथ जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसे हर जगह उसे अपनी कला का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता था। पर प्रोफेसर के चेहरे की खुशी और एक्साइटमेंट देखकर उसने उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं की। दोनों प्रोफेसर जीवनलाल के स्टोर में आए। प्रोफेसर जीवनलाल खिड़की के पास बैठा चाय पी रहा था। प्रोफेसर बालकृष्ण ने जानवी के हाथ में पकड़े हुए फ्लावर वास की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त प्रोफेसर जीवनलाल से कहा, जीवन, ये फ्लावर वास देख रहा है? ये मेरी स्टूडेंट का पहला रिन्यू किया गया एंटीक पीस है। पता है तुझे, ये पहले 19 टुकड़ों में टूटा हुआ था, लेकिन कोई इसे देखकर ऐसा कह सकता है? नहीं ना?
जानवी बिटिया ने इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। तुम्हारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता है ना? प्रोफेसर जीवनलाल ने अपनी निचली पलकें उठाई, उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर रुकते हुए उन्होंने चाय का कप उठाया, धीरे धीरे चाय की चुस्की ली और जानवी से कहा, बेटी, मैं ब्रॉन्ज एंटीक पीसेस को रिस्टोर करने में एक्सपर्ट हूँ। अगर तुम्हें ये सीखने में इंटरेस्ट है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। बताओ, सीखना चाहोगी? प्रोफेसर बालकृष्ण ने जल्दी से उसे रोका और कहा, जानवी मेरी स्टूडेंट है। तुम्हारे बूढ़ा दिमाग अभी भी बहुत शातिर है। तुम मुझसे मेरे स्टूडेंट को छीनने की कोशिश कर रहे हो। कुछ देर बाद किसी काम से तीनों लोग चित्रकला केंद्र पहुंच गए और वहां बालकृष्ण और कई सारे एंटीक पीस देखने लगा। तभी अचानक से स्टोर का कांच का दरवाजा अचानक से खुला और एक सुंदर लड़की स्टाइलिश ड्रेस पहने, पैरों में 10 सेंटीमीटर ऊंची हाई हील्स पहने हुए अंदर की तरफ आई। उसके कपड़ों से एक्सपेंसिव फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। नानू, नानू, उस लड़की ने स्टोर के अंदर आते हुए आवाज लगाई। अरे बेटा तुम, आओ आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हें अपनी एक होनहार स्टूडेंट से मिलाता हूँ। बालकृष्ण ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा। उस लड़की की जानी पहचानी आवाज सुनकर जानवी ने जैसे अपना सिर घुमाया और पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि माया खड़ी थी। जानवी माया को देखकर शॉक्ड हो गई। वहीं जैसे ही माया की नजरें जानवी पर पड़ी, जोर से एक आवाज आई, धड़ाम। माया के हाथ में पकड़ा हैंडबैग उसके हाथ से छूटकर तब नीचे गिर गया था। अब क्या होगा जानवी का रिएक्शन माया को देखकर? इसका मतलब था कि माया जीवनलाल की नहीं बल्कि बालकृष्ण की नातिन थी। क्या माया यहाँ पर किसी मकसद के साथ आई थी? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाली एपिसोड। दरअसल में अब जाकर जानवी को ये रियलाइज हुआ था कि बालकृष्ण दरअसल में माया के नानू थे और साथ ही साथ उसे ये भी रियलाइज हुआ कि आखिर क्यों ऋषभ ने बालकृष्ण को ये बात बताने से मना किया था कि वो बालकृष्ण को ना बताए कि वो मल्होत्रा परिवार की बहू है। एक तरह से वो एक गहरे भंवर में फंस गई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तब। वहीं अपने नानू के साथ जानवी को देखकर माया के भी जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने गले में जैसे किसी मोटी हड्डी के फंसने का एहसास हो रहा था। जिस लड़की ने मेरी जिंदगी में नर्क का माहौल बना रखा है वो आखिर में मिली मुझे कहाँ? मेरे नानू के पास, नानू की स्टूडेंट बनकर। इसने मेरे ऋषभ को मुझसे छीन लिया। इसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। उस वक्त माया के चेहरे पर गुस्सा देखने लायक था और वो गुस्से में एकटक जानवी को घूरती जा रही थी। उसके चेहरे को देखकर किसी को भी तब खौफ हो सकता था। और फिर अपने गुस्से को कुछ कंट्रोल में करते हुए उसने अपने नानू की ओर देखकर ठंडे लहजे में कहा, नानू, मैं नहीं चाहती कि ये लड़की आपकी स्टूडेंट बने, बिल्कुल भी नहीं। माया की बात सुनकर बालकृष्ण का चेहरा अचानक से मुरझा सा गया और उन्होंने चौंकते हुए माया से कहा, ये तुम क्या कह रही हो माया? माया ने तब गुस्से में कहा, मैं इस लड़की को जरा भी पसंद नहीं करती। माया की इस बात पर हंसते हुए बालकृष्ण बोले, जानवी मेरी स्टूडेंट है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे पसंद करती हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझे इसका काम बेहद पसंद है। अपने नानू की बातों पर माया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, नानू, आप जानते हैं ये लड़की कौन है? अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी को हाथ से सहलाते हुए बालकृष्ण ने धीरे से कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। इसका नाम जानवी है और ये गिरीश सिन्हा की पोती है और अब मेरी स्टूडेंट भी है। अपने नानू की बात सुनकर माया ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए जवाब दिया, ये ऋषभ की वाइफ है।
माया की बात सुनकर बालकृष्ण की निगाहें माया से हटकर जानवी पर टिक गई और उन्होंने जल्दी से कहा, जानवी किसकी वाइफ है और किसकी नहीं, इससे मेरे इसे अपने स्टूडेंट एक्सेप्ट करने से क्या लेना देना है। मैंने जानवी को अपना स्टूडेंट इसके टैलेंट की वजह से लिया है, ना कि इसके हस्बैंड के कारण। ये लड़की जरूर काला जादू जानती है, यहाँ तक कि मेरे नानू भी इसकी साइड ले रहे हैं। उस वक्त माया का गुस्से से बुरा हाल था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपनी पेशेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इम्पेशेंट होकर चिल्लाने लगी, मैं ऋषभ से बचपन से बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं मल्होत्रा परिवार की बहू बनने वाली थी और इस लड़की ने हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर दी और इसने मुझसे मेरा ऋषभ भी छीन लिया। माया की बात सुन बालकृष्ण ने कंफ्यूजन में कहा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा और ऋषभ का तो काफी पहले ब्रेकअप हो गया था ना। माया ने बहुत शांति से जवाब दिया, मैं उन दिनों विदेश चली गई थी, इस वजह से मैं ऋषभ का ख्याल नहीं रख पाई और जब 3 साल पहले ऋषभ के साथ वो हादसा हुआ था तब मल्होत्रा परिवार ने केयर टेकर रखी हुई थी। ये वही केयर टेकर है। ऋषभ का ख्याल रखते रखते ये लड़की उसकी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ गई है। माया की ये बात सुनकर जानवी को जैसे हंसी आ गई, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की कोई जिद्दी और बेवकूफ लड़की नहीं देखी थी, क्योंकि माया अपने नानू के सामने भी बेसिर पैर की बकवास बातें कर रही थी। उन दोनों नाना नातिन का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए जानवी ने हल्का सा खांस कर कहा, गुरुजी, 3 साल पहले ही मेरे और मिस्टर ऋषभ की शादी हुई थी। हालांकि ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन ये बात मैं साबित भी कर सकती हूँ कि मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है और मैं कोई केयर टेकर नहीं थी, जैसा कि मिस माया ने कहा। और फिर एक पॉज लेने के बाद जानवी ने आगे कहा, ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपने मुझसे पूछा भी नहीं, और बात ये भी है कि मैं अपने प्राइवेट मामलों के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करना चाहती। बालकृष्ण जानवी की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कुछ कह नहीं रहे थे और फिर वो काफी देर तक गहराई से कुछ सोचते रहे, जैसे कि वो किसी डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। वहीं उस समय कमरे में कुछ देर के लिए पूरी तरह से खामोशी छाई रही और फिर आखिर में जाकर बालकृष्ण ने हरकत की। उस वक्त माया के चेहरे पर एक खुशी नजर आने लगी थी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके नानू उसके हक में बात करेंगे। इसीलिए उसने जल्दबाजी में पूछा, नानू, ये हुई ना बात? मैं जानती थी कि आप अपनी प्यारी नातिन को नाराज नहीं करेंगे और इस नासमझ लड़की की अप्रेंटिसशिप अभी कैंसिल कर देंगे। माया की ये बात सुन बालकृष्ण ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी ओर देखा और फिर वो धीरे धीरे जानवी की ओर देखने लगे। उस वक्त जानवी का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं उसकी अप्रेंटिसशिप वाकई में माया की वजह से कैंसिल न हो जाए। लेकिन जानवी ने पूरे 2 महीने दिन रात एक करके अपने गुरुजी यानी बालकृष्ण को अपने टैलेंट का जौहर दिखाया था और वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि माया की वजह से उसका एक काम और टैलेंट जाया हो जाए। इसीलिए वो भगवान से दुआ कर रही थी कि वो कम से कम माया से तो इस बार न हारे। और फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद बालकृष्ण ने अपनी आंखों को जानवी की ओर मोड़कर देखते हुए बहुत शांति से कहा, मेरी होनहार शिष्या, तो आज से काम शुरू करें। बालकृष्ण की ये बात सुनकर जानवी को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में मिश्री सी घुल गई हो और उसका दिल जोर जोर से तब धड़क रहा था, जो आखिर में धीरे धीरे शांत अब जाकर होने लगा था, क्योंकि बालकृष्ण जी ने उसके और अपनी नातिन माया में से उसे चुना था। और फिर जानवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी मीठी आवाज में कहा, जी गुरुजी, बिल्कुल। और फिर बालकृष्ण दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे पीछे जानवी भी अपने साथ कांसे के बर्तन और प्लेट लेकर उनके कदमों के पीछे पीछे बढ़ने लगी थी, क्योंकि आज इन्हीं पर उसे काम करना था। लेकिन माया भी कहाँ हार मानने वालों में से थी। वो जल्दी से दौड़कर बालकृष्ण के पीछे गई और उनके शर्ट के आस्तीन को खींचते हुए बोली, मेरे प्यारे नानू, मेरे भोले नानू, मैं जानती हूँ कि आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, प्लीज मेरी बात सुनिए और इस जानवी को अपने आर्ट स्कूल से निकाल दीजिए। उस वक्त जानवी के पूरे बदन पर मानो चींटियां रेंगने लगी हो। वो घूर घूर कर माया को एकटक देख रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा
वहीं बालकृष्ण ने अपनी पलकें उठाते हुए माया की ओर देखा और बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने कहा, एक गुरु और शिष्य के बीच रिश्ता बेहद पवित्र होता है और जुबान की भी कोई कीमत होती है। अगर मैंने एक बार किसी को अपना शिष्य मान लिया है तो समझ लो कि ताउम्र मैं उसे अपनी शिष्या मानूंगा। मैं किसी के कहने पर नहीं आने वाला और ना ही मैं इसे बिना किसी गलती के अपने आर्ट स्कूल से बाहर निकालने वाला हूँ। तो समझ में आई तुम्हें मेरी बात माया? बालकृष्ण ने बहुत सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात कह दी थी और ऐसा कहकर बालकृष्ण ने माया का हाथ धीरे से अपने आस्तीन से हटाया और फिर आगे आगे बढ़ने लगे। जानवी ने घूरते हुए माया को देखा और वो भी बालकृष्ण के पीछे पीछे चलने लगी। उस वक्त माया बेहद गुस्से में थी और गुस्से की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। जब उसे कोई मौका नहीं मिला तो उसने गुस्से में बालकृष्ण का उनका सबसे पसंदीदा फूलों वाला गमला यानी फॉर्चून ट्री को अपने पैर से एक लात मारकर जमीन पर पटक दिया और अगले ही पल धड़ाम की आवाज वहाँ चारों तरफ गूंज गई। फूलों के गमले में रखी मिट्टी वहाँ हर तरफ बिखर गई। माया की इस हरकत की वजह से बालकृष्ण चौंक गए और उन्होंने डांटते हुए कहा, माया, अपना गुस्सा इन नाजुक फूलों पर क्यों निकाल रही हो तुम? देखा, तुमने मेरा फॉर्चून ट्री भी बर्बाद कर दिया। फिर अपनी ये बात कहकर बालकृष्ण जल्दी से अपने असिस्टेंट को आवाज लगाने लगे, रमेश, जल्दी आओ और इस छोटे से पौधे को किसी और गमले में शिफ्ट कर दो, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन माया ये साफ साफ देख सकती थी कि उसके नानू अपने गुस्से को पी रहे हैं और जानबूझकर धीरे धीरे बात कर रहे हैं। और फिर देखते ही देखते बालकृष्ण सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। जानवी ने जल्दी से कांसे के बर्तन और प्लेट रमेश के हाथों में देकर कहा, रमेश जी, ये संभालिए, मैं अभी आई। और फिर इतना कहकर जानवी ने भी धीरे धीरे बालकृष्ण के पीछे बढ़ने लगी। लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत ना की और फिर एक बड़ी सी खिड़की के सामने जाकर बालकृष्ण रुक गए और खामोश रह गए। बालकृष्ण के उतरे हुए चेहरे को देखकर जानवी ने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, गुरुजी, मेरी वजह से आपका काम भी रुक रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका काम खराब हो। उस वक्त बालकृष्ण बड़ी खामोशी से जानवी की हर एक बात सुन रहे थे और आगे जानवी ने धीरे से उनके पैर छूकर कहा, गुरुजी, आपने पिछले 2 महीने में मुझे जो कुछ भी सिखाया उसके लिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ और मैं आगे भी आपकी टीचिंग, आपकी लर्निंग को, खुद को और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। अपनी ये बात कहकर जानवी मुड़ी और वहां से जाने लगी। तभी उसे पीछे से बालकृष्ण की आवाज आई, लड़की, वापस आओ। जानवी धीरे से रुक गई और उसने मुड़कर बालकृष्ण की ओर देखा। उनके चेहरे पर तब शांति नजर आ रही थी और बालकृष्ण ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और जो कुछ भी है तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसमें माया का कोई लेना देना नहीं है। और आइंदा से ये बात कभी मत कहना कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा गुरुजी हूँ और तुम मेरी शिष्य हो, चाहे 1 दिन के लिए या 1 महीना, लेकिन हमारा ये गुरु शिष्य का रिश्ता अब पूरी जिंदगी रहेगा। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? बालकृष्ण की बात सुनकर जानवी की आंखों में खुशी की नमी उतर आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसा कहें गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर घर लौटकर आज जो कुछ भी हुआ था जानवी ने ऋषभ को सब कुछ बताया। सारी बातें गौर से सुनने के बाद ऋषभ ने जवाब दिया, मैं इस बारे में बहुत पहले से जानता था और इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में मना किया था कि तुम्हें हमारी शादी के बारे में गुरु बालकृष्ण को नहीं बताना है। इस पर जानवी ने नाराजगी जताते हुए कहा, लेकिन तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बात यहाँ पर ये है कि बिना खुद को बहुत ज्यादा जाहिर किए हमें दूसरों से बहुत कुछ सीख भी लेना चाहिए और बालकृष्ण गुरु काफी अच्छे गुरु हैं और मैं ये नहीं चाहता था कि उन्हें ये पता चले कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो और इसकी वजह से उन्हें सिखाने में एक प्रेशर फील होता। ऋषभ की ये बात सुनकर जानवी ने कहा, लेकिन तुम्हारे ना बताने की वजह से आज काफी एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी वहां। ऋषभ ने प्यार से जानवी के माथे को सहलाते हुए कहा, अरे बाबा, तुमने फीस भी तो मोटी चुकाई है ना अपने गुरु से ये सब सीखने के लिए, इसीलिए फील फ्री टू कॉन्फिडेंट। अगर आइंदा से
माया ने दोबारा से तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल करने की कोशिश की तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा वाली बात जानवी के कान में जैसे गूंजने लगी और उसे बहुत अच्छा फील होने लगा। वो एक पल को बहुत सुकून महसूस कर रही थी। उसे अपने दिल में एक प्यार भरी गर्माहट महसूस होने लगी क्योंकि उसका ऋषभ धीरे धीरे ही सही उसे बहुत अच्छा फील करवा रहा था। वो अपनी इस खुशी को जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने आगे बढ़ते हुए ऋषभ के गालों को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उनकी एक गर्म जोशी से भरी किस एक पैशनेट किस में तब्दील हो गई और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। दोनों के बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और ऋषभ ने जानवी को अपनी बाहों में और ज्यादा कसकर कहा, मेरी बीवी धीरे धीरे ज्यादा नॉटी होती जा रही है। वैसे ये सब कुछ मैंने अपने शरारती हस्बैंड से सीखा है, आंख मारते हुए जानवी ने कहा। ऋषभ को तब हल्की सर्दी सी लगी हुई थी। इसकी वजह से उसकी आवाज और ज्यादा सेक्सी और आकर्षक सुनाई दे रही थी। जानवी ने ऋषभ की बाहों में जैसे खुद को पिघलता हुआ सा महसूस किया और उसके सीने से लिपट गई और फिर दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और फिर दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया। तो क्या वाकई में माया दोबारा से जानवी की जिंदगी में दखल अंदाजी देगी? क्या ऋषभ और जानवी का रिश्ता यूं ही और बेहतर से बेहतर होता जाएगा? क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। अगली सुबह एक बेहद खुशनुमा दिन था। सूरज की पीली रोशनी धरती को चूम रही थी और हल्की हल्की हवाएं बह रही थी। पिछली रात एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोने के बाद दोनों की नींद अर्ली मॉर्निंग ही खुल गई थी और फिर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषभ ने खुद अपनी ही गाड़ी में जानवी को लिफ्ट दी और अगले 1 घंटे के अंदर वो लोग चित्रकला केंद्र के सामने मौजूद थे। उस वक्त बालकृष्ण अपने घर की खिड़की पर खड़े थे और उन्होंने सामने देखा ऋषभ गाड़ी से जानवी का हाथ थामे उतर रहा था। बालकृष्ण ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, बदमाश, तुम्हें पहले से पता था ना कि जानवी जिस गुरुजी के पास सीखने जा रही है वो मैं ही हूँ, है ना? अभी तक तुमने अपनी पत्नी की पहचान मुझसे छुपा कर रखी। ऋषभ जानता था कि बालकृष्ण उससे मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी प्यारी जानवी बिल्कुल जानकी आंटी की तरह लगती है। मैं चाहता हूँ गुरुजी आप जानवी को अपनी बेटी की तरह अच्छे से हर काम सीखने में उसकी हेल्प करें और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जानवी भी आपको निराश नहीं करेगी। जानकी का नाम सुनकर बालकृष्ण का दिल धक से रह गया क्योंकि ऋषभ ने अपनी बातों से उनके कमजोर पहलू को छू लिया था। बालकृष्ण तब एकटक ऋषभ की तरफ देख रहे थे और उन्होंने उदास आंखों से कहा, बदमाश, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है किसी इंसान के वीक पॉइंट के साथ कैसे खेला जाता है। ऋषभ ने बड़े प्यार से जानवी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, मेरी जानवी बहुत काइंड है, काफी सेंसिबल भी है और वो काफी मेहनती भी है। पर्सनली मेरे परिवार को जानवी का बिहेवियर, उसका हार्ड वर्क और उसके साथ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना मानकर करना काफी पसंद है और ये काफी ऑनर की बात है कि आपने इसे अपनी शिष्या के तौर पर एक्सेप्ट किया। उस वक्त बड़ी खामोशी से बालकृष्ण जानवी को देख रहे थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, कभी किसी को इतने प्यार से बात करते सुना है तुमने? जानवी ने शर्माते हुए कहा, इसीलिए कहती हूँ गुरुजी, इनकी बातों में मत आना आप। इस बात पर ऋषभ ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे गुरुजी, मैंने गलत क्या कहा? मैं तो सही कह रहा हूँ ना कि आपको अपनी शिष्या के तौर पर जानवी से बेहतर स्टूडेंट नहीं मिल सकता था। अगर गलती से भी जानवी आपके हाथ से छूट गई तो फिर आपको सारी उम्र इस बात का मलाल रह जाएगा। इस वक्त ऋषभ जानवी की तारीफों की पुल बांधे जा रहा था और इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि जानवी उसकी इन बातों से फ्लैट हुए जा रही थी। साथ ही ऋषभ और बालकृष्ण का रिश्ता भी इस बात से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि उन दोनों के बीच कितनी अच्छी ट्यूनिंग है। तभी ऋषभ को चुप कराते हुए बालकृष्ण ने कहा, अब अगर तुम्हारा अपनी बीवी के लिए तारीफों के पुल बांधना खत्म हो गया हो तो अब तुम कुछ देर के लिए चुप रहोगे?
तुम्हें इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानवी को सब कुछ सिखा दूंगा। इस बात पर ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपका शुक्रिया गुरुजी, आपको इसके लिए आपकी कीमत भी दी गई है। ऋषभ की इस बात को सुनते ही अचानक से बाल कृष्ण के चेहरे पर हैरानी झलकने लगी थी। फिर बाल कृष्ण ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, वैसे कीमत से मैं समझता हूँ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, लेकिन उन पैसों की वाकई में मुझे कोई जरूरत नहीं है, और मैंने जानवी को अपनी शिष्या पैसों के लिए नहीं बनाया, बल्कि मैंने इसकी काबिलियत को देखकर बनाया है। इस बात को सुनकर ऋषभ हैरान नजर आने लगा और फिर उसने कहा, ये अच्छी बात है गुरुजी, लेकिन हर मेहनत के पीछे का फल कुछ न कुछ तो होता ही है, और मैं ये नहीं चाहता कि आपको गुरु दक्षिणा के तौर पर जो पैसे दिए गए हैं वो आप हमें लौटाएं। इसीलिए वो पैसे आप अपने ही पास रखें, वो बाद में आपके काम ही आएंगे। इस बात पर बाल कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, देख रहा हूँ कि मेरा बदमाश धीरे धीरे काफी बातूनी हुए जा रहा है, और उससे बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी बातों से कन्विंस हुआ। इस बात पर ऋषभ मुस्कुराने लगा और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, तो फिर अब मैं जानवी को आपके हाथों में सौंपता हूँ गुरुजी। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप जानवी को बहुत अच्छे से अपना काम सिखाएंगे, और हाँ जानवी, तुम भी गुरुजी का नाम रोशन करना। इस बात पर बाल कृष्ण ने आंख दिखाते हुए ऋषभ को कहा, जानवी को इतना ज्यादा सिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बल्कि इसका गुरु मैं हूँ, और मैं अपना काम तुमसे बेहतर जानता हूँ। इस बात पर ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना जानवी, तुम्हारे गुरुजी ने क्या कहा, तो उनकी बात का खास ख्याल रखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अपनी बात कहकर ऋषभ वहाँ से चला गया। वहीं जानवी ने मुस्कुराते हुए ऋषभ की बातों पर सहमति जताई। आज ऋषभ आम दिनों के मुकाबले कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। पहले जहाँ ऋषभ में उसे अपना दोस्त नजर आता था, कुछ दिनों बाद उसे उसमें अपना हस्बैंड नजर आता था, और आज अचानक से उसे उसमें अपने पिता नजर आने लगे थे। कुछ वक्त से जानवी का खाली पड़ा दिल आज जैसे भर गया था। उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था ऋषभ का साथ पाकर। उसके बाद जानवी अपने गुरुजी के साथ अगले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ गई। उन्हें आगे एक खास किस्म का ग्लू बनाना था, और ये ऐसा ग्लू था जिससे किसी भी चीज को चिपकाया जा सकता था, यहाँ तक कि लोहे से लेकर कांच को भी। उस वक्त जानवी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई हुई थी, और जैसे ही जानवी वॉशरूम से बाहर निकली, उसे किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पापा, मैंने सुना है कि आपने किसी फीमेल अप्रेंटिस को लिया है कुछ दिनों पहले। उस लेडी की आवाज में एक अलग तरह की कड़वाहट खुली हुई थी, जिसे सुनकर जानवी चौंक गई, क्योंकि वो इस आवाज के पीछे की शख्सियत को जानती थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मोहिनी महाजन की थी, और जानवी को ये समझते देर न लगी और उसने खुद से ही कहा, जरूर उस माया ने अपनी माँ मोहिनी को बताया होगा मेरे बारे में, इसलिए आज खुद मोहिनी मेरी शिकायत लेकर गुरुजी के पास आई है। जब बेटी से दाल ना गली तो माँ आ गई। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि आखिर क्यों ऋषभ आज पर्सनली उसे गुरुजी के पास ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था, और खास तौर पर उसने गुरुजी को उसका ख्याल रखने के लिए भी कहा। ये बात सोचकर जानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आगे उसके सामने मोहिनी नाम की एक मुसीबत खड़ी थी। वहीं उस वक्त बाल कृष्ण अपनी खास टेबल के सामने बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अपनी आंखों को धीरे से उठाकर बाल कृष्ण ने नाखुश दिखते हुए कहा, तो क्या तुम इस वजह से यहाँ आई हुई हो? मोहिनी ने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ, और एक बात आपको याद दिला दूं, आप उस लड़की को जल्द से जल्द अपने अप्रेंटिस के तौर पर बाहर निकाल दो। चाय का एक सिप लेते हुए बाल कृष्ण ने धीरे से कहा, ये मेरा मामला है कि मैं किसे अपने अप्रेंटिस के तौर पर लेता हूँ और किसे नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपने पिता की बात सुनकर मोहिनी चौंक गई और उसने कहा, माया को जानवी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं ये नहीं चाहती कि किसी बाहर वाले की वजह से मेरी बेटी परेशान हो, है ना? मोहिनी की इस बात पर बाल कृष्ण को जैसे हंसी सी आ गई। माना कि माया में बचपना आज भी भरा है, तो क्या तुम में भी वही जिद है? तभी अचानक से मोहिनी की नजर जानवी पर गई, जो कॉरिडोर में एक और खड़ी थी, और उसने जानवी को सुनाते हुए कहा, जानवी की वजह से ही माया का हाथ टूट गया था। क्या आप ये बात जानते हैं?
माया ने इसकी गंदी हरकतों की वजह से ही इसे थप्पड़ मारा था और फिर उसके बाद उसी रात को माया पर किसी ने अटैक किया था और उसके हाथ और नाक से खून बहा दिया था। ये बेहद खतरनाक लड़की है, इसकी मासूमियत पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये भेड़ की खाल में भेड़िया है और आपने गलत इंसान को अपनी अप्रेंटिस के तौर पर लिया है, मोहिनी ने जहर उगलते हुए कहा। मोहिनी की बातों को सुनकर जानवी को गुस्सा आ गया और उसने अपनी ठंडी नजरों से मोहिनी की ओर घूरते हुए कहा, प्लीज अगर आपके पास सबूत है तो दिखाइए, अगर कोई सबूत नहीं है तो आप अपना मुंह बंद रखिए। इस बात पर मोहिनी ने दांत पीसते हुए कहा, माया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ हो सकता है और किसी का नहीं। अगले ही पल जानवी के होठों पर एक मुस्कुराहट खिलने लगी और फिर उसने कहा, तो फिर मेरे हाथ को चोट किसने पहुंचाई थी? इस पर मोहिनी ने कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कैसे पता? आगे दोनों को रोकते हुए बालकृष्ण ने कहा, मैं पिछले 2 महीने से जानवी के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि जानवी कैसी इंसान है। अपने पापा को जानवी का बचाव करते हुए देखकर मोहिनी ने आगे कहा, डैड आप हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं, आपको किसका सपोर्ट करना चाहिए आपको मालूम ही नहीं। माया आपकी नातिन है और आप उसे सपोर्ट ना करके किसी बाहर वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। मोहिनी की इस बात पर बालकृष्ण का पेशेंस जवाब दे गया और उन्होंने चाय का कप टेबल पर हल्के से पटक दिया। आज से तकरीबन 21-22 साल पहले तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी और तुमने अपनी ही बहन का घर उजाड़ दिया था। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लेना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दिया। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ, बताओ? बालकृष्ण की ये बात सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि जानवी भी उसे तब घूर कर देख रही थी। अपने पास कहने को कुछ भी ना देखकर मोहिनी अपना सिर झुकाकर वहां से बाहर चली गई और उसने जोर से दरवाजा बंद किया। वही मोहिनी की हरकत की वजह से बालकृष्ण को धक्का लगा और उन्होंने अचानक से अपने सीने को पकड़ लिया और जोर जोर से खांसने लगे। जानवी ने पैनिक होते हुए जल्दी से बालकृष्ण को संभाला और कहा, गुरुजी, गुरुजी, आप ठीक तो है ना? इतना कहते हुए जानवी लगातार बालकृष्ण की पीठ को सहला रही थी। धीरे धीरे बालकृष्ण की खांसी बंद हो गई। बालकृष्ण ने बहुत प्यार से जानवी की ओर देखते हुए कहा, मोहिनी की बातों को दिल पर मत लेना बेटा, मोहिनी अपनी बेटी की तरह ही बहुत जिद्दी है और आज मैं तुम्हें पीस ऑफ माइंड की टेक्निक भी सिखाऊंगा ताकि तुम अपने काम पर और ज्यादा कंसंट्रेट कर सको। जानवी ने अपना सिर झुकाकर धीरे से कहा, आपका बहुत शुक्रिया गुरुजी। वहीं दोपहर के वक्त जैसे ही ऋषभ जानवी को घर ले जाने के लिए वापस आया, उसने जानवी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, आज तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई ना जानवी? जानवी ने बहुत ईमानदारी के साथ कहा, मोहिनी महाजन आई हुई थी और वो गुरुजी को आते ही डांटने लगी, लेकिन गुरुजी ने उन्हें काफी कुछ सुनाया और वो गुस्से में यहाँ से चली गई। ऋषभ धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब है मेरी बातों का कुछ तो असर हुआ आज। उस वक्त ऋषभ जानवी का हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो कार में बैठ पाते तभी एक कार वहां अचानक से रुकी और उस कार से माया बाहर निकली। माया को अपने सामने देखकर जानवी का दिल धक से रह गया और उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। वहीं माया ने बहुत अफेक्शन से ऋषभ की ओर देखा और अपना प्यार जताते हुए कहा, ऋषभ माय डियर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन इन प्यार भरी बातों का ऋषभ ने 2 टूक जवाब दिया, लेकिन मैंने तुम्हें मिस नहीं किया और तुम यहाँ क्यों आई हो? वहीं माया ने एक अलग तरीके का अदाओं भरा लहजा अख्तियार करते हुए अपने होठों को अपने होठों से काटा और एक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तुमसे मिलने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ ऋषभ। माया की इन बातों और हरकतों की वजह से जानवी बेचैन होने लगी थी और अब उसे और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी उसका दिल किया कि वो आगे बढ़े और माया के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दे। इसकी जैसी बेहुदा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। ये मेरे सामने ही मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही है और इसे ऐसा करने में शर्म भी नहीं आ रही। जानवी अपने मन ही मन बड़बड़ाई। वहीं ऋषभ ने अपने पेशेंस को ताक पर रखते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास वाकई में कोई काम नहीं है तो प्लीज
रास्ता छोड़ो और जाओ यहाँ से। ऋषभ को इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात करते देख माया के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और फिर उसने सीधे तौर पर अपना इंटेंशन एक्सप्लेन करते हुए कहा, ऋषभ, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जानवी मेरे नाना जी और मेरे मामले में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रही है? उसे समझाओ कि वो अपनी लिमिट क्रॉस ना करे, ओके? अचानक से ऋषभ की आंखों में एक चमक नजर आने लगी और फिर उसने सीधे सपाट लहजे में कहा, जानती हो तुम इस वक्त कैसी लग रही हो? माया ये सुनकर सरप्राइज रह गई और फिर उसने अपना चेहरा छूते हुए धीरे से कहा, तुम्हें अपनी माया कैसी पसंद है ऋषभ? ऋषभ तब धीरे धीरे एक एक शब्द कह रहा था, तुम इस वक्त मेरे सामने एक सर्कस के जोकर की तरह दिख रही हो जो ऊपर नीचे उछलता कूदता रहता है। और फिर अपनी ये बात कहकर ऋषभ ने माया को अपने सामने से दूर किया और अपनी कार में जानवी के साथ बैठ गया और धीरे से उसने कार को स्टार्ट किया। तब जानवी कार की खिड़की से माया को देख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था और हार उस पर साफ झलक रही थी। वहीं जानवी के चेहरे पर तब मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। तो अब आगे क्या होगा अगला कदम माया का? क्या माया अपनी इस हार का बदला जानवी से ले पाएगी? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।